मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, सर्वेभ्य नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सबके लिए नमस्कार, राम राम। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ में हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज मैं इसमें 12वीं क्लास का जो संस्कृत का पेपर आपका सुबह होने वाला है दोस्तों, उसको मैं यहां पर बताऊंगा किस तरीका से आपको कॉपी में पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, बच्चे डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि बिना टेंशन के आप पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, जो पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है। और मैं इस वीडियो को आपके लिए खास बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन से लेकर के और लास्ट क्वेश्चन तक बताऊंगा कि कॉफी में आपको किस तरीका से सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए मित्रों, हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास काफ़ी आएगी। काफ़ी के अंदर आपको ऊपर की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होगा। अपना रोल नंबर को सावधानी से भरना है, गलत आपको नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद में आपको अंग्रेजी में रोल नंबर भरना होगा, उसके बाद में आपको हिंदी में रोल नंबर भरना होगा, उसके बाद में आपको माध्यम भरना होगा। मैं बिल्कुल वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पेपर में मतलब मिलेगी सब चीज़ें। माध्यम में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, उसमें बॉक्स बने होंगे, टिक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यदि आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश के आगे बॉक्स पर टिक करना है। यदि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी के सामने बने हुए बॉक्स पर टिक करना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको दिनांक लिखनी है और वार लिखना है। ठीक है, तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें प्रवेश पत्र में लिखी हुई मिलती हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ आप भर दोगे, ये सारी चीज़ लिख दोगे, उसके बाद में आपको कॉपी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना अच्छे से। उसके बाद में आपको पेज पलट देना है, उसके जस्ट पीछे आपको निर्देश मिलेंगे, निर्देशों को पढ़ लेना है। तो मित्रों, इस तरीका से आपने निर्देश पढ़ लिए। निर्देश के बाद में आप अपने आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें एक सिस्टम रहता है, कॉपी के हर पन्ने पर आपको पेज नंबर लिखा हुआ दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप पहले मतलब पेज पर लिखोगे तो उसके कॉर्नर पर एक जगह छोड़ी हुई होती है। वो जगह में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला उसमें नंबर लिखता है। उसके जस्ट बाद में एक लाइन और छोड़ी हुई मिलेगी, मतलब एक कॉलम बना हुआ है। उस कॉलम के अंदर ऊपर लिखा हुआ भी है कि प्रश्न संख्या लिखनी है, तो वहां आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में जो पूरा पन्ना बचता है इनके अलावा, उसमें आपको अपना आंसर लिखना होता है। ये हमारा एक छोटा सा मतलब एक सिस्टम है, इसको फॉलो करना होगा आपको, तभी जाकर के आपका सब कुछ सही माना जाता है। ये आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब पेपर की बात करते हैं। पेपर आपको मिल जाएगा। आपके पास जैसे पेपर आ गया है तो पेपर पे सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर रोल नंबर भरना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपको संदेश मिलता है, घंटी बजती है, आप पेपर को खोल लीजिए। पेपर आपने खोल लिया, उसके बाद में सबसे पहला काम आपको पेपर को देखना है 5-7 मिनट। ठीक है ना, पेपर को देख लीजिए। यार, पहला क्वेश्चन अपने को आता है, दूसरा ये भी आता है, तीसरा ये भी आता है, चौथा, पांचवा, सारे प्रश्नों को देख लीजिए। हाँ, हो सकता है कि एक आध आपको कम आता हो सकता है एक आध आपको नहीं आ रहा हो, तो उससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे वो याद आ जाएगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहें बिल्कुल भी। तो अब आपने पूरा पेपर देख लिया, उसके बाद में आपको खंड वाइज पेपर सॉल्व करना है। ऊपर ऊपर लिख देना कॉपी के ऊपर खंड ए, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न उतारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी अपना समय खराब नहीं करें। आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर के लिए अलग से जगह है, उसी में डालना। इधर उधर आपको नंबर, क्वेश्चन का नंबर नहीं डालना है। जहां लिखा हुआ वहीं पर आपको नंबर डालना है। इसके बाद में आपको आंसर लिखना शुरू करना है। अब जैसे हम आपको अब क्रम से बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्पम चुनुतः। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और 12 प्रश्न आपके आने वाले हैं इसमें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखना है खंड ए। ठीक, ऊपर ऊपर लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें आप। हमने कहा कि भाई ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंडरलाइन करने के लिए, हेडिंग्स लिखने के लिए, मेन शब्दों को आपको लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन नंबर डाल दिया। उसके बाद में इसमें जो 12 प्रश्न हैं, ठीक है, उनके नंबर आपको उसी हिसाब से लिखने हैं जैसे कि पेपर में मिलेंगे। पेपर में हो सकता है कि रोमन में लिखे हुए हैं तो रोमन में ही आपको नंबर डालना है। यदि एवे सैदे लिख रहे हैं तो एवे सैदे का नंबर डालना है। कैखे गैगे लिख रहे हैं तो कैखे गैगे आपको डालने हैं। ABCD लिख रही है तो ABCD आपको डालनी है। अब यहां पर रोमन में लिख रहा है तो आप जैसे एक कोष्टक में बंद कर दें और उसका आंसर लिख दीजिए। अब देखो यहां पर करेंगे कैसे, मैं एक तरीका और बता देता हूं जो मतलब ज्यादा सही रहता है। आप क्या करेंगे, 12 प्रश्न आपके पहले उसमें क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो आप एक टेबल बना लेंगे, ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे,
और उसके अंदर एक बीच में से लाइन खींच देंगे और ऐसे आपको 12 लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ऊपर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर अब नीचे के कॉलम में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। और आंसर में भी क्या लिखना है, एवं है जो आंसर है उसका। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर बे है तो आपको एक के नीचे बे भर देना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मान लो से है तो दूसरे के नीचे से लिख देना है। ऐसे आपको आंसर लिख देना है। तो इसमें ज्यादा मतलब जगह भी खराब नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा। चेक करने वाले को बहुत मतलब सहूलियत रहेगी, बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा, उसका मूड भी ठीक रहेगा, ऐसे उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, साफ सुथरा लिखना है आपको। इस तरीका से पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीका से करना है। मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं, हमने चैनल पे सब कुछ पढ़ा दिया है। उसके बारे में मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, केवल मैं ये बताऊंगा कि पेपर कॉपी में कैसे करना है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आएगा रिक्त स्थान वाला। इसके अंदर आपके 6 प्रश्न मिलेंगे, वो 3 तरीका के सवाल आएंगे। क्वेश्चन है अधोलिखित पदयो रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी नीचे दिए हुए जो पद हैं उनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसका मतलब ये है। अब यहां पर आपको बता दें कि 3 तरह के हैं इसमें, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद में फिर डालेंगे आप कै, फिर उसको बंद कर देंगे आप कोष्टक के अंदर। फिर लिखेंगे आप यहां पर आंसर, फिर उसके अंदर भी कै के अंदर लिखेंगे 1, कै डाल दिया, कै के अंदर फिर 1 लिखेंगे क्योंकि पहला हमारा 1 है। अब इसमें खाली स्थान जो दे रखा है, आप चाहो तो इस पूरी लाइन को भी लिख सकते हो और जहां पर खाली स्थान दिया हुआ है उस जगह पर आप देखो वहां पर आंसर लिख देंगे और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे आप। ठीक है, यानी कोष्टक में दिया हुआ है इसमें जैसे कि धातु प्लस प्रत्यय, ऐसे आपका आएगा, धातु आएगी उसमें जोड़ के प्लस आपके प्रत्यय आएगा। अब वो क्या बनेगा वो आपको खाली जगह में लिखना है। ठीक है, अब उस लिखने के बाद में अंडरलाइन कर दो, आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में ख में चलेंगे आप। ख के अंदर प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता, यहां पर आपके लिए क्या करना है मित्रों, इसमें धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है, यानी कि धातु प्लस प्रत्यय ऐसे आपको लिखना होगा। इसके 2 प्रश्न आएंगे, ये भी आपको ऐसा ही नंबर डाल के करने, ख फिर ख में 1 फिर ख में 2। ठीक हो गया, इसके बाद में एक लाइन छोड़ दो। यहाँ पर 3 नंबर पे गे आ गया, यानी कि गे वाला जो सवाल है उसके लिए आपको क्या करना है, गे लिख करके कोष्टक में बंद कर देंगे। प्रश्न है उचित विभक्ति प्रयोगम कुरुता, उचित विभक्ति का प्रयोग करना है, मतलब कारक का सवाल है। यहां पर आप गैर लिख करके क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, फिर 2 नंबर डालेंगे। तो इसमें आपके लिए क्या है, कारक के आधार पर सवाल पूछा जाएगा। कोष्टक में एक शब्द दिया होगा, उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी ये आपको कारक नियम के हिसाब से मतलब इसमें लिखना होगा। तो कारक के मैंने सूत्र बता रखे हैं, मैंने पीडीएफ नोट्स भी सबको उपलब्ध करवा दिए हैं, तो वो आपने पढ़ लिया होगा, उसके आधार पे आपको करना है। ऐसे आपके 2 होंगे इसमें। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे 3 हैं, यानी 2 नंबर डाल के कै, ख और गे, ऐसे कैसे आपको करना है, सेम टू सेम। हाँ, अब देखो एक बात हो सकती है इसमें, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने कर दिया और आपसे इसमें मान लो कै वाला नहीं आ रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, जगह छोड़ देनी है, फिर आपको ख वाला चालू कर देना है, फिर गे वाला चालू कर देना है। ऐसे क्रम से ही करना है आपको, उठ पटांग मत करो आप। ठीक है ना, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा इस पर। ऐसे अब हमारे 2 प्रश्न हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके अंदर 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप डाल देंगे 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे। इस 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी 2 पार्ट हैं मित्रों, एक तो कै और एक ख। तो सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसको बंद कर देंगे, उसके नीचे लिखेंगे कै। ठीक है, कै के अंदर फिर आपके 10 प्रश्न हैं, तो उनकी संख्या लिखते जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और उनके आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखेंगे, अच्छा अच्छा आपको लिखना है, बहुत ही सुंदर लिखना है, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, कै वाले हो गए 10। उसके बाद में ख पे आ जाएंगे, फिर डाल देंगे ख। अब ख के अंदर लिखा हुआ है अधोलिखित पदेषु या अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु सूत्रोल्लेख पूर्वकम विभक्ति निर्देशम कुरुतः, मतलब कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए रेखांकित पदों में सूत्र उल्लेख करके विभक्ति का निर्देश करो, ऐसा इसका मतलब है। इसका मतलब है कि आपको 2 वाक्य मिलेंगे, तो आप डालेंगे ख, फिर ख के अंदर डालेंगे 1, फिर ख के अंदर डालेंगे 2, ऐसे। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करना है, अंडरलाइन मिलेगी आपको शब्द के नीचे, आपको उस शब्द में पहचान करनी है कि कौन सी विभक्ति है। एक चीज तो विभक्ति लिखनी है आपको, दूसरा आपको बताना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कारक का सूत्र बताना है। ये 2 काम आपको करने होंगे, तब जाकर के आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। जैसे मान लो कि द्वितीय विभक्ति है, तो आप लिखेंगे द्वितीय विभक्ति, फिर लिखेंगे उसका सूत्र, कौन से सूत्र से यहां द्वितीय हुई वो आप लिख देंगे। ऐसे आपको लिखना, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, गलत नहीं करना है। काटपीट आपसे हो भी जाए तो बिल्कुल ज्यादा नहीं काटना, एक बार काटना है बस।
फिर उसके जस्ट नीचे दोबारा से लिख दीजिए। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन फ्री होकर दीजिए, आत्मविश्वास के साथ में दीजिए। जब हमने आपको इतनी मेहनत करवाई है दोस्तों, उसका नतीजा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं और इसी के साथ में हमारा खंड ए कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, 2 या 3 लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, आपके हिसाब से 2 छोड़ दो या 3 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लिखेंगे खंड बे, मोटा मोटा लिखिए, आराम से आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन में है अधोलिखित छंदसाम कस्यचित एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत। देखो यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है कि संस्कृत में अर्थ पता नहीं चलता है कि ये सवाल क्या पूछ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा सहायता इससे मिलेगी। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अधोलिखित छंद जो दिए हुए हैं उनमें से किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखो। आपको 2 मिलेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने बता रखे हैं, उनमें से कोई भी 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, उनमें से आपको एक का करना है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद में इसमें 2 दे रखे हैं, तो 2 में से पहला करना चाहते हो तो पहला नंबर डाल देंगे, दूसरा करना चाहते हो दूसरा नंबर डाल देंगे, ऐसे। अब आपको लिखना है लक्षण। ठीक है, लक्षणम लिख देंगे, उसके बाद में साफ सुथरा सा लक्षण लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे लक्षण को, बिल्कुल। उसके बाद में तुरंत बाद में आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके उदाहरणम, उदाहरणम लिखेंगे और साफ सुथरा उदाहरण लिखेंगे। अब यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम एक लाइन लिख दें क्या। मैंने पहले भी समझाया यार आपको, मैंने ये कहा है कि भाई आप पूरा लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, ज़्यादा का मतलब पूरे, और आधा लिखोगे तो उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, गारंटी नहीं है कि पूरे मिले, क्योंकि कुछ छंद ऐसे हैं कि जब तक आप पूरा नहीं लिखोगे तब तक वो छंद समझ में नहीं आएगा, पूरा नहीं हो सकता। जैसे उपजाति ले लो आप, उपजाति को आप एक लाइन लिख करके कैसे उपजाति हो सकता है, संभव ही नहीं है, तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरा लिखें आप। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा छंद वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मित्रों 5 नंबर पे आ जाते हैं। आपको 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ देनी है, 5 नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, अधोलिखित पद्यांशेषु कस्यचित एकस्य गणचिह्नं प्रदर्शयन् छंदसा नामोल्लेखं कुरुतः। मतलब अधोलिखित पद्य जो है उनमें किसी एक के अंदर आपको गणचिन्ह प्रदर्शन करके छंद का नाम उल्लेख करना है। यानी कि आपके पास 2 लाइन मिलेंगी, यहां पर कोई भी पंक्ति आ सकती है, किसी भी उदाहरण से कोई भी पंक्ति आपके सामने आ सकती है। अब आपको क्या करना है, उसमें गणचिन्ह लगाने हैं। गणचिन्ह लगाना आपको आता होगा। ठीक है, अब यहां बताएंगे नहीं हम कुछ, केवल हम समझेंगे। तो यहां पर गणचिन्ह लगाने के बाद में आपको उसमें यह बताना है कि कौन सा छंद है। ठीक है, गणचिन्ह से हमें पता लग जाता है कौन सा छंद है, ये आपको करना है। सिर्फ केवल एक करना है, इस बात को ध्यान रख लेना आप। यहां पर ये पंक्ति आपको लिखनी पड़ेगी, मोटा मोटा लिखें, दूर दूर लिखें और आराम से साफ सुथरा आप उसमें गणचिन्ह लगाइए। और फिर आपको नीचे लिखना है कि यहां पर या फिर अस्मिन उदाहरणे शिखरणी छंद अस्ति या फिर मंदाक्रांता छंद अस्ति, जो भी छंद है वो आपको लिख देना है। ठीक, आगे चलिए। अब लिखेंगे आप 2 लाइन छोड़ देंगे या 1 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर अधोलिखितेषु अलंकारेषु कस्यापि एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत। यानी अलंकार है, इसमें नीचे 2 अलंकार मिलेंगे, किसी एक का लक्षण उदाहरण आपको लिखना है। सेम कंडीशन है जैसे आपने अभी इसमें छंद में की थी, सेम यहाँ पर भी करना है। तो आपको नंबर डाल देना है 6 नंबर, फिर उसके अंदर नंबर डालेंगे आप, पहला करें तो पहला डालेंगे, दूसरा करें तो दूसरा डालेंगे, फिर उसका लक्षणम लिखेंगे तो लक्षण लिखेंगे आप। उसके बाद में उदाहरणम, उदाहरण लिखेंगे आप। जो उदाहरण आपने याद किया वो उदाहरण इसमें आप लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ऐसे करके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। अब आपको क्या करना है, लाइन छोड़ देनी है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाना है। 7 नंबर में है अधोलिखित पंक्तिषु अलंकारस्य नामोल्लेखं कुरुतः। मतलब जो नीचे पंक्ति दी हुई है उनमें अलंकार का नाम उल्लेख करना है। यहां पर मित्रों 2 पंक्ति आपको मिलेंगी, दोनों ही पंक्तियां आपको करनी है, इस बात को ध्यान रख लेना। यहां पर एक के लिए नहीं कहा गया है, यहां साफ कहा गया है कि आपको नाम उल्लेख करना है अलंकार का। तो यहां पर 2 पंक्ति मिलेंगी, दोनों में आपको अलंकार का नाम बताना है। जैसे मान लो पहली पंक्ति मिली और उसमें मान लो अनुप्रास अलंकार है, मान लो दूसरी पंक्ति मिली उसमें मान लो यमक अलंकार है, तो आपको लिख देना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ऐसे लिख देना, बस हो गया आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में 1 लाइन छोड़िए या 2 लाइन छोड़िए और क्वेश्चन नंबर 8 लिख दीजिए। इसमें है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें 2 प्रश्न आएंगे आपके लिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। ठीक है, इसमें एक प्रश्न तो आएगा छंद पर आधारित, यानी छंद की समझ पर आधारित होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका अलंकार से संबंधित होगा। दोनों का आंसर आपको लिख देना है। छोटे छोटे सवाल आएंगे, मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी मैंने सभी लोगों को उपलब्ध करवा दी है। ठीक है ना, तो वो यदि आपने याद कर रखा है तो आपको टेंशन होगी नहीं, आपको पेपर में मिल जाएगा। इसके बाद में आप चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर।
तो आपको 2 लाइन छोड़नी है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। अधोलिखितेषु पद्येषु कस्यचित् एकस्य अन्वयम् लिखत। आपको नीचे दिए हुए जो वो है पद्य, उनमें से किसी एक का अन्वय लिखना होगा। आपको सिर्फ एक का अन्वय करना है। अन्वय के लिए भी हमने आपको मोस्ट बता रखे हैं, उनमें से आपको हो सकता है कि 99% आपको मिल जाए। तो आपको अन्वय करना है। अन्वय के बारे में आपको पहले से आता होगा, ठीक है। अन्वय में आपको क्या होता है कि पूरे श्लोक को एक लाइन में जमा के लिखना होता है, यानी उसमें कर्ता क्रिया वगैरह सब आगे पीछे रहती हैं, उनको आपको व्यवस्थित करके एक वाक्य बनाना होता है। अब उसमें एक आध शब्द आगे पीछे हो गया, गलत भी हो गया तो चल जाता है इतना तो, लेकिन फिर कोशिश करिए आप कि वही जो आपने याद किए उनको तो थोड़ा सा ठीक से करें आप। ऐसे आगे चलिए, ऐसे करके 9 हो जाते हैं। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। एक एक को बता रहा हूं मैं, अर्थ भी समझा रहा हूं कि भाई कैसे करना है और क्या पूछा जा रहा है। वो बहुत ही कमाल का है, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी इससे यार। अधोलिखिता नाम शब्दानाम अर्थम लिखत। अधोलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको लिखना होगा। यहां पर आपको 4 शब्द मिलेंगे मित्रों, आपकी किताब में से कहीं से भी आ सकते हैं। वैसे मैंने मोस्ट आपको 50 बताए हैं, ठीक है, और कुछ पाठ आपको बताए हैं, उनमें से आपको संभावना है कि निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे पेपर में। आपको अर्थ लिख देना है सिंपल। जैसे मान लो आ गया अश्नुते, तो अश्नुते बराबर लिख देंगे प्राप्त करता है, ऐसे, ठीक। ऐसे आपको 4 करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर डाल देंगे 11, 2 लाइन छोड़ के 11 नंबर डाल दिया। अधोलिखित पदानाम सूत्र उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुतः। अधोलिखित पदों में सूत्र उल्लेख करके आपको संधि विच्छेद करना है, यानी आपको एक पद, 2 पद मिलेंगे, उनमें आपको संधि विच्छेद करना है और सूत्र का नाम भी लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आ गया विद्यालय, तो आपको क्या करना है, विद्यालय का सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे आप, बिल्कुल साफ सुथरा सा सुंदर सुंदर लिखेंगे अच्छे से मस्त राइटिंग में, विद्याधन आलय, ठीक है। ये तो हो गया संधि विच्छेद, ठीक। उसके बाद में लिखेंगे सूत्रम अकः सवर्णे दीर्घः, ऐसे लिख देंगे आप। बताओ हो गया ना, कितना आसान है। ऐसे आपको 2 उदाहरण मिलेंगे, दोनों आपको करने हैं। जो हमने मोस्ट बता रखे हैं, हमने आपको क्लास भी बता रखी है, वो यदि आपने देखा होगा, समझा होगा, तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में है अधोलिखित पदानाम सूत्र उल्लेख पूर्वकम संधिम कुरुत। यहां पर क्या है, उल्टा है मामला। ये कह रहे हैं कि अधोलिखित जो पद हैं उनमें सूत्र उल्लेख पूर्वक संधि करनी है, यानी आपको संधि विच्छेद मिलेंगी 2 संधि विच्छेद कोई भी मिल सकते हैं। जैसे मान लो मिल गया सुधन आगतम, ये मिल गया एक, तो अब क्या करना है, आपको यहां पर एक शब्द बनाना है, संधि युक्त पद, यानी यहां पर क्या बनेगा, तो यहां बनेगा स्वागतम। फिर आपको सूत्र का नाम लिखना, किस सूत्र से ऐसा हुआ, किस सूत्र से यह शब्द बना। तो यहां पर यण संधि हुई, एको यणचि, ऐसे लिख देना है आपको, कहां दिक्कत है बताइए। ऐसे तो ऐसे करके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में मित्रों आपके सामने अपठित गद्यांश आ जाएगा 13 नंबर के लिए। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अधोलिखित यानी नीचे दिए हुए अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको यथा निर्देश लिखने हैं, जैसा कि आपको निर्देश मिले पेपर में वैसे ही लिखने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपठित गद्यांश को ढंग से पढ़ना है, आराम से पढ़िए उसको, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करिए, देखिए कि उसमें क्या बताया जा रहा है। जिस शब्द या जिस विषय के बारे में बार बार आवृत्ति हो रही है, जिस चीज की बार बार उसमें पुनरावृत्ति हो रही है, उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वही शीर्षक बनेगा। जिसकी बार बार आवृत्ति होती है वही उसका टाइटल बनता है, वही उसका शीर्षक होता है। और जो मेन हेडिंग्स होती हैं उन पे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, बाद में आप मिटा देना, ठीक है। कोई फ्लैंग वगैरह आ जाए तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पेपर में हमें कुछ लिखना नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं लिखना है आंसर पेपर में, सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे, बाकी पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब क्या करना, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनका आंसर हमें ढूंढना है इसी के अंदर से। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। इसमें आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कॉफी में लिखेंगे प्रश्न, मतलब 13 नंबर डाल देंगे, उसको आप बंद कर देंगे बॉक्स में। इसके बाद में इसमें आ रहा है आपका, देखिए 1 नंबर डाल के लिखेंगे एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें आपका जो प्रश्न है उसका आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, तो आपको गद्यांश में से ढूंढ लेना है, केवल एक पद में देना, इस बात का ध्यान रख लेना, एक पद, यानी कि केवल एक शब्द में उत्तर होगा इसका, अब वो मिल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पद आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है वो जो आंसर है, लेकिन आपको उस लाइन में तो मिल रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में यही शब्द उत्तर है इसका। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मुश्किल में आपको वो पूरी लाइन गद्यांश में से उतार के लिख देनी है, तभी काम चल जाएगा। पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आधा नंबर तो मिल सकता है एक में से, ठीक है ना। ऐसे कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करें। इमरजेंसी केस है ये, वैसे नहीं करना, केवल इमरजेंसी की स्थिति में ऐसा कर सकते हो। ऐसे करके आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक पद में उत्तर देने के लिए 2 प्रश्न आपके हैं इसमें,
दोनों को आपको कर देना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 डाल देंगे आप। ये हमारा अपठित गद्यांश ही चल रहा है, आप चाहो तो हेडिंग लिख देना ऊपर ऊपर अपठित गद्यांश। उसके बाद में 14 नंबर डाल देंगे। इसमें लिख रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें 2 प्रश्न है, 14 नंबर डाल के फिर लिखेंगे 1 नंबर, फिर लिखेंगे 2 नंबर। उन दोनों का आंसर आपको पूरे वाक्य में लिखना है, पूरे वाक्य में लिखना है, यानी कि पूरा सेंटेंस लिखना होगा आपको। यहां पर यहां एक पद नहीं लिखना है, पूरा का पूरा वाक्य लिखना है, लिख देंगे। उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर पे है भाषा संबद्ध कार्यम। ये आपके व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न होंगे 4, और ये आपके टोटली गद्यांश पर डिपेंड है। गद्यांश के अंदर से ही आपको ढूंढ करके लिखने हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई विद्यार्थी हमसे बार बार पूछ रहा है कि सर हमें ये कर्ता क्रिया वाला तो आपने बताया नहीं कि कर्ता कैसे ढूंढे, क्रिया कैसे ढूंढे। अरे यार, ये तो बहुत छोटी बात है, मुझे लगा नहीं कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। कर्ता आप जानते ही हैं, कार्य को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया आप पहचान सकते हैं, जिसमें कुछ करना या होना पाया जाए, वो क्रिया होती है हमारी। जैसे कि आना जाना, खाना पीना, रोना हंसना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। तो उसका रूप आपको मिलेगा, जैसे कि पठन्ति, गच्छन्ति, आगच्छन्ति, हसत, पठत, वर्तते, कुरुते या करोति, कुर्वन्ति, कुरुषि, ऐसे कुछ भी मिलेगा ना, तो समझ जाना कि वही क्रिया है। अब क्रिया मान लो एक वचन में है तो निश्चित रूप से कर्ता एक वचन में मिलेगा। क्रिया यदि बहुवचन में है तो निश्चित रूप से आपको कर्ता बहुवचन में मिलेगा। तो आपको पहचान लेना है, या अब दोनों में से कोई एक चीज तो दिख ही जाएगी आपको। कर्ता नहीं दिख रहा है तो क्रिया दिख जाएगी। क्रिया आपको पता लग गया कि बहुवचन की है, तो आप अपने आप देख लो कि पूरे सेंटेंस के अंदर बहुवचन वाला और कौन है, वही कर्ता होगा 99%। ठीक है, ये एक फंडा है, एक ट्रिक मान लो। ऐसे आप मोटे मोटे तरीका से पता लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो, अब हम भाषा संबद्ध वाले कार्य में, इसमें हमारे 4 प्रश्न हैं, तो आप लिखेंगे 15 नंबर और 1 नंबर डालेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, 2 नंबर आंसर लिखेंगे, 3 नंबर आंसर लिखेंगे, 4 नंबर आंसर लिखेंगे। इसके बाद में आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर पे आ चुके हैं हम। उपर्युक्त गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतः। उपर्युक्त जो गद्यांश था हमारा, उसका समुचित शीर्षक आपको लिखना है। मतलब उसमें क्या बताया गया है, पूरे में ऑल ओवर आपने देखा तो उसमें किस विषय के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई। हमने कहा कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा हो रही है, बार बार जो रिपीट हो रहा है, वही उसका टाइटल बनेगा। ठीक है, ऐसे तो ऐसे आपको उसमें ढूंढ लेना है और उसमें लिख देंगे। जैसे कि हो सकता है कि उसमें समय के बारे में बताया जा रहा है तो समय महत्वम लिख सकते हैं। परोपकार के बारे में बताया, परोपकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सत्संगति के बारे में तो सत्संगति लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषणम है तो पर्यावरण प्रदूषणम आप लिख सकते हैं। पर्यावरणम है तो पर्यावरणम लिख सकते हैं। विद्याया महत्वम है तो विद्याया महत्वम लिख सकते हैं। ऐसे कुछ भी आएगा, वो तो तभी पता लगेगा, पेपर में आएगा तब। ऐसे करके दोस्तों हमारा खंड ब कंप्लीट हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम आई क्या, बताइए कोई टेंशन हुई क्या। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रश्न में क्या करना है। एक एक को बता रहा हूं, आपको कहीं किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके हौसले बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं जो रोक सके, जो टोक सके। बस इतना आपको समझ लेना है। आप दोस्तों 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद में लिख देंगे खंड से। ठीक है, अब हमारा खंड से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ चुके हैं। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या है, अधोलिखिता नाम कयो द्वयोः सप्रसंगम हिंदी भाषया भावार्थम लिखत। देखिए इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अधोलिखित जो नीचे हमारे लिए लाइन दी गई है, उनमें से किन्हीं 2 लाइनों का सप्रसंग हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। सप्रसंग भावार्थ आपको 4 लाइन मिलेंगी, लेकिन करनी सिर्फ आपको 2 ही लाइन है जो आपको आती हैं। अब देखो 4 लाइन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब आपको मान लो कि 3 नंबर की आती है तो आप 3 नंबर ही लिखना। ठीक है, यानी कि आप प्रश्न नंबर तो 17 लिखेंगे, उसके 17 के अंदर लिखेंगे फिर 3, जैसे संख्या लिख रही है पेपर में उसी वो वाली संख्या लिखनी है 3। ठीक है, उसके बाद में आपको 4 नंबर का आ रहा है तो 4 लिख देंगे। अब इसमें आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग आपको हमने बताया हुआ है कैसे आपको लिखना है, किस पार्ट से लिया गया है, उसमें क्या बताया गया है, वो चीज आपको प्रसंग में लिखनी होती है। उसके बाद में भावार्थ आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ये बताना है कि पेपर किस तरीका से करना है और क्या करना है किस प्रश्न में। तो बताइए बच्चों कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही
कीमती वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाले होंगे, क्योंकि इसमें मैं BSTC की पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ और 12वीं के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। हमारे साथ आप जुड़े रहोगे तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्प होगी, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सहायता जरूर मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस तरीका से हमारा भावार्थ वाला सवाल हो जाता है। आराम से साफ सुथरा भावार्थ लिखेंगे आप, बिल्कुल भी काटपीट नहीं करें, सुंदर सुंदर लिखें, अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लिखें, जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं तो यूँ कहूँ कि 80 में से 80 नंबर भी आ सकते हैं आपके। क्यों नहीं आएंगे यार, बताइए? जब आप पूरा सही करोगे तो क्यों नहीं आएंगे? संस्कृत में एक खासियत है, इसमें कम से कम लिखना पड़ता है, इसलिए शुद्ध लिखो, नंबर कोई काटेगा ही नहीं आपके। ऐसे अब देखिए दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब लिखेंगे आप 2 लाइन छोड़ करके प्रश्न नंबर 18। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखतः। मतलब अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार लिखने हैं। अब यहां पर गद्यांश आ गया, इससे पहले अपठित था, यहां पर पठित गद्यांश है आपके सामने, ये आपकी किताब से होगा, तो इसमें तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी किताब से होगा, किसी भी पार्ट से आ सकता है। हमने आपको मोस्ट बताए हुए हैं, उनमें से आपको मिल सकता है, ठीक है? ऐसे तो देखिए, इसमें भी अथवा में आता है, 2 आएंगे आपके, तो अथवा वाला आता है तो आपको वो कर लेना है, और ऊपर वाला आता है तो वो कर लेना, जो आपको आता है वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही प्रश्न आपके आते हैं, तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, उसका आंसर ढूंढ लेंगे, इसी में से 2 नंबर आंसर ढूंढ लेंगे, 3 नंबर आंसर ढूंढ लेंगे, एकदम आसान है, छोटा सा, आराम से हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें यार। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब डाल देंगे प्रश्न नंबर 19 में क्या है सुन लीजिए। निम्नलिखितम पद्यम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखते। मतलब आपको एक पद्य मिलेगा, उस पद्य में से आपको जो प्रश्न है उनका आंसर ढूंढना है। कहने का मतलब एक आपको पद्यांश मतलब एक श्लोक मिलेगा। अब यहाँ पर भी अथवा मिलेगा, अथवा में आपको एक दूसरा और मिलेगा। अब दोनों में से आपको जो आता है बढ़िया से, ढंग से, अच्छे से वो कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहले आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, यदि आपका याद किया हुआ आएगा तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मान लो कि ऐसा आ गया जो आपने देखा ही नहीं है, तब भी घबराएं नहीं, थोड़ा सा सोचें आराम से, धैर्यपूर्वक, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा और कुछ ना कुछ उसमें आपको लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है? ऐसे करके आपको ये करना है। इसमें भी सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आप डालेंगे 1 नंबर आंसर लिखेंगे, 2 नंबर आंसर लिखेंगे, 3 नंबर आंसर लिखेंगे। इसके बाद में आपको छोड़ देनी है 2 लाइन। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं दोस्तों। 20 नंबर के अंदर क्या है? अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखतः। अब यहां पर आपका नाट्यांश आएगा। नाट्यांश में से देखो हमारे पास 2 ही पार्ट हैं, एक तो आपका 13 नंबर का पार्ट और एक आपका 3 नंबर का पार्ट। 3 नंबर का पार्ट आपका है बाल कौतुकम, ठीक है? और 13 नंबर का है योगस्य वैशिष्टम, यानी कि योग के विषय में है, उसमें जो कक्षा के अंदर बातचीत होती है बच्चों की वो, और योग आचार्य जी उसमें बताते हैं योग के विषय में। अब इनमें से आएगा, गारंटी से आएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तीसरे पार्ट में से तो गारंटी से आएगा ही, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना? ऐसे अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है, इसको आराम से पढ़ना है। और इसमें भी 3 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न नंबर डालेंगे 1 नंबर, उसका आंसर ढूंढेंगे, उसी नाट्यांश में से मिल जाएगा, लिख देंगे। 2 नंबर उसका आंसर ढूंढेंगे, 3 नंबर उसका आंसर ढूंढेंगे। ऐसे करके दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आई, तो आनी भी नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, जिसने समय पर तैयारी कर ली, जिसने समय का मान सम्मान किया, जिसने समय को बर्बाद नहीं किया, उसका पेपर अच्छा हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि पहले किसी ने समय बर्बाद कर दिया है तो अब भी यदि वो समझ जाता है तब भी समय माफ़ कर देगा, ठीक है? इसलिए गैप जो आपका आएगा पेपर के बाद में, उस समय को आपको पूरा सदुपयोग करना है, पूरी आपकी ताकत लगा देनी है, आपको पूरे जी जान आपको लगा देना है उसमें तैयारी के लिए, तब भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। कहते हैं कि समय की बहती धारा है, समय ने किसे निहारा है, समय पर जो चूका इंसान हमेशा वो ही हारा है, हमेशा वो ही हारा है। इसलिए दोस्तों, समय का काम समय पर कर लेना चाहिए। समय रहते हुए यदि हम नहीं करेंगे तो केवल पछतावा मिलेगा, केवल हमें दुख मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लास्ट खंड की तरफ चल रहे हैं। 2 या 3 लाइन छोड़ देंगे और लिख देंगे खंड द, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं। अब लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21, लिखेंगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता केचन चत्वार है। इस बात को ध्यान रखना, आपको इसमें टोटल 6 मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ 4 आपको करने हैं। 4, किसी से पूछना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, पेपर में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है? 4 करने हैं आपको, 6 में से कोई भी। यहां पर प्रश्न निर्माण करना है आपको,
ठीक है। प्रश्न निर्माण के लिए भी आपका देखो 4 हैं तो आप नंबर डाल देंगे। जैसे मान लो 6 में से कर रहे हैं तो आपने 1 नंबर वाला किया तो 1 नंबर डालेंगे, 5 नंबर का किया तो 5 नंबर डालेंगे, 6 नंबर वाला किया तो 6 नंबर डालेंगे। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। नंबर गलत हो गए तो वो चेक नहीं होगा, ऐसे मान के चल लेना आप, वो आपका नंबर कट गया। इसलिए आपको सावधानी से नंबर लिखने हैं और जैसा पेपर में लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है आपको नंबर, चाहे वो रोमन में लिख रहा है, चाहे वो एबीसीडी में लिख रहा है, चाहे एबीसीडी में लिख रहा है, किसी भी रूप में लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा ही आपको लिखना होगा, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब इसमें आप प्रश्न निर्माण कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपने प्रश्न निर्माण का उसमें वाक्य लिखा, वो शब्द लिखा है या पद लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे आप, या आप चाहो तो डायरेक्ट आपको वही पद लिख देना है, पूरी लाइन को नहीं उतारें। जैसे मान लो किम आएगा वहां पर प्रश्न बनाने के लिए तो किम लिख देंगे, उसी से काम चल जाएगा। जैसे मान लो कस्य आएगा तो कस्य लिख देंगे, उसी से काम चल जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं है। पूरा वाक्य भी लिख सकते हो, दोनों तरीका है, कोई सा भी आप अपना सकते हो, दोनों ही सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इस तरीका से आप कर लोगे। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमारा 22 नंबर। क्या है, नंबर डालेंगे आप 2 लाइन छोड़ करके 22 नंबर। निम्नलिखित वाक्य नाम संस्कृत अनुवादम कुरुता केचन चत्वारः। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, आपके लिए 6 लाइन मिलेंगी यहाँ पर हिंदी की, और आपको केवल 4 बनानी है। 6 में से 4 करनी है यार, कहाँ दिक्कत है। हमने आपको कारक पढ़ाया हुआ है, कारक के सूत्र बताए हुए हैं, कारक के उदाहरण आपको बताए हुए हैं। अनुवाद के लिए मैंने मोस्ट लाइन्स बताई है, यदि वो आपने पढ़ ली, देख ली, समझ ली तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये आप पक्का मान लेना यार, पक्का, ठीक। तो इसमें आपको अनुवाद कर देना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अनुवाद लिख देंगे, जैसे आप लिखेंगे 22 नंबर, उसके नीचे आप देखो, आप मान लो 3 नंबर वाला अनुवाद करें तो 3 नंबर डालेंगे, 4 का करें तो 4 नंबर डालेंगे, 5 नंबर वाला कर रहे हैं तो 5 नंबर डालेंगे, और 6 नंबर वाला करें तो 6 नंबर डालेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे पेपर के लास्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। आप 2 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, अधोलिखितेषु कमपि विषयं स्वीकृत्य 50 से 60 शब्देषु संस्कृत भाषायां लघु निबंधम लिखतः। ये कह रहे हैं कि अधोलिखित में से किसी एक विषय को स्वीकार करके 50 से 60 शब्दों में संस्कृत भाषा के अंदर आपको एक लघु निबंध लिखना है। बस आपको एक लघु निबंध लिखना है संस्कृत में, जिसमें लगभग 50 से 60 शब्द हो जाने चाहिए, मतलब 7-8 लाइन आपकी हो जानी चाहिए। अब यहां पर आपको अथवा आएगा, यानी कि 2 टॉपिक आपके लिए मिलेंगे। अब जैसे मान लो कि आ गया प्रातः काल या सत्संगति, या फिर आ गया आपका मम विद्यालय, या आ गया आपका भारत देश, या आ गया भारतीय संस्कृति, या आ गया संस्कृत भाषाया महत्वम, या विद्याया महत्वम, या परोपकार, ऐसा कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। हमने इसमें मोस्ट बताए हुए हैं, उनके आधार पर भी लिख सकते हैं। उसमें से आ गया तो आप यूं की तो लिख सकते हैं, और मान लो कुछ हटके आ गया तो फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, लेकिन शुद्ध बनाने हैं, इस बात का ध्यान। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट आपका बोर्ड का पेपर किस तरीका से सॉल्व करना है काफी के अंदर, वो कंप्लीट आपको बताया। इसमें मैंने आपको बिल्कुल सीरियल से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आपको समझाया कि किस तरीका से आपको पेपर सॉल्व करना है, काफी में कैसे आपको लिखना है। ये वीडियो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसको आप जरूर देखें और अपने समस्त दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनकी जो टेंशन चल रही है वो टेंशन दूर हो जाए। आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप तैयारी कर लीजिए। बस आप ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि किस में क्या करना है। दोस्तों लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए ढेर और शुभकामनाएं। हमारे लखनवाली जो यूट्यूब परिवार है इसकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अच्छे से पेपर करें, ईमानदारी से पेपर करें और बहुत अच्छा पेपर करके आप आए। पेपर होने के बाद में आपको दोस्तों शाम को, मतलब कल, आपको उस पेपर की आंसर की मिल जाएगी, आपको पेपर हल करवा दिया जाएगा, यहां पर सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसलिए चैनल से आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको सूचना मिल जाएगी। दोस्तों सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम। सबके लिए नमस्कार, नमः।